नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण विधि की दूसरी वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा, पूरी विधियाँ पढ़ाऊंगा, पूरे तरीके पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं। जितने भी हमारे वीडियो जाएंगे उसे लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है, सब्सक्राइब करते चलना है और ज्ञान की गंगा बहाते चलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हर विद्यार्थी को ज़्यादा नहीं तो 10-10, 20-20 शेयर जरूर करना है, ताकि आपका भी कल्याण हो, आपके साथ आपके इष्ट मित्रों का भी कल्याण हो। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, ठीक है ना। चलिए, गद्य शिक्षण विधि इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ा दी है। पद्य शिक्षण विधि देखेंगे। पद्य शिक्षण विधि में जितनी विधियां हैं सारी की सारी विधियों को समझ लेंगे। वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्ञान की गंगा बहाते चलना। आइए देखते हैं। गद्य शिक्षण विधियों को पढ़ाने के बाद जो हम प्रारंभ करते हैं विधि, वो क्या है? आपकी पद्य शिक्षण विधि है। पद्य शिक्षण विधि में सबसे पहली जो विधि है वो कौन सी है? परंपरागत विधि। अब ये परंपरागत विधि क्या है? परंपरा क्या है? परंपरा हम उसे कहते हैं जो सदियों से चली आई हुई होती है। जैसे हम अपने बड़ों का सत्कार करते हैं तो उनको जाकर के चरण स्पर्श करते हैं, ये हमारी क्या है? परंपरा है। अतिथि देवो भव, ये क्या है? हमारी परंपरा है। उसी तरह से संस्कृत का पद्य पढ़ाने का जो परंपरा है, मतलब कि आदिकाल से, प्रारंभ के समय से ही, जब से पद्य पढ़ाया जा रहा है तब से ही जिस विधि का अनुकरण आज तक किया जा रहा है उसी विधि का नाम क्या है बेटा? परंपरागत विधि। अब परंपरागत विधि में होता क्या है? तो परंपरागत विधि का ही दूसरा नाम भाषा अनुवाद विधि भी है। इसी का दूसरा नाम क्या है? भाषा अनुवाद विधि भी है। और इसी का अगला नाम क्या है? अर्थबोध विधि। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको यहीं पर समझ लो कि परंपरागत विधि का ही दूसरा नाम भाषानुवाद विधि है और इसी का एक अन्य नाम अर्थ बोध विधि है। ये बात भी आप लोग जानते रहिएगा। अब इसमें होता क्या है इस बात को जानिएगा। बहुत अच्छे से है और बहुत सरल तरीके से है, बात समझिएगा। इसमें होता क्या है कि शिक्षक या तो स्वयं या छात्रों के द्वारा पहले पूरे पाठ को पढ़ता है या पढ़वाता है। उसके बाद उस पाठ का पाठ करते हुए यानी पढ़ते हुए उसका अर्थ बताता चलता है और बीच बीच में जो कठिन शब्द आते हैं उन शब्दों को लिख करके उसकी व्याख्या करता चलता है। तो पूरे पाठ को पढ़ा देना और पाठ में आए हुए शब्दों को यानी कठिन शब्दों को पुनः से व्याख्यायित कर देना ही कौन सा? भाषा अनुवाद विधि या अर्थबोध विधि या परंपरागत विधि कहा जाता है। इतनी बात स्पष्ट हुई। चलिए, अब जो ये दूसरी विधि है ये कौन सी विधि है बेटा? तो दूसरी विधि का नाम है व्याख्या विधि। कौन विधि है? व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधि में क्या होता है इस बात को जानिएगा। व्याख्या विधि का मतलब व्याख्या करना। व्याख्या करने में क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी श्लोक है और उस श्लोक को लिखना, फिर उस श्लोक का अन्वय करना मतलब क्या? उसे खंड खंड एक एक शब्द में पहले तो अलग करना और अलग करने के बाद उसे एक क्रम में रखना और एक क्रम में रखने के बाद उसका सीधा सीधा अर्थ निकालना। ठीक है ना? तो ये होता है व्याख्या विधि। इसमें जो रचनाकार है उसके बारे में बताना और जो रस छंद अलंकार इत्यादि है उसके बारे में भी कभी कभी बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने आप लोगों को पढ़ाया कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वो सब धन से प्रधान है। विद्या धनम, विद्या रूपी जो धन है, ज्ञान रूपी जो धन है वो सभी धन में सर्वप्रधान है, सबसे मुख्य है, सर्व समादरणीय है। ठीक है ना? अब इसमें एक एक बात की हम व्याख्या करते चलें कि इसकी रचना आचार्य भर्तृहरि जी ने किया है और इस ग्रंथ का नाम नीति शतकम है। इसमें समाज को उपदेश देने की बात की गई है
और समाज को शिक्षा देते हुए, विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन जो है वो सभी धन में श्रेष्ठ है। ना ये कभी छीण होता है, ना तो कभी भाई के द्वारा बटाया जा सकता है, न चौरहारियम, न चोरों के द्वारा हरण किया जा सकता है। यानी ज्ञान रूपी धन सदैव रहने वाला है और जितना ज्यादा व्यय करते हैं उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी तरीकों को क्या कहा जाता है? व्याख्या विधि। अब यहाँ पर ये जो विधियां, दो विधियां यहाँ पर आ रही हैं, दंडान्वय विधि या खंडान्वय विधि, ये दोनों विधियों को पद्य शिक्षण में सर्व प्रमुख विधि माना गया है। तो बेटा ये जान लीजिए कि यहीं पर आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि दंडान्वय और खंडान्वय विधि ये दोनों एक विधि से बना है और उस विधि का नाम है अन्वय विधि। अन्वय करना माने क्या? पहले अन्वय को समझ लीजिए। जैसे कोई भी श्लोक लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही श्लोक लिखा है। तो तुम एव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माँ हो और पिता तुम ही। तो ऐसा तो सही नहीं होगा, ये होगा कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तो इस शब्दों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यानी शब्दों को अलग अलग कर देना ही अन्वय है, यानी पूरे श्लोक को खंड खंड में विभक्त कर देना ही क्या है? अन्वय है। अब एक एक शब्द को अलग करना खंडवान्वय है, सीधा लाइन में कर देना दंडान्वय है। दंड माने सीधा, अखंड माने अलग अलग। अब एक एक विधि को आसानी से समझ लीजिए। पहली जो विधि है, यानी अन्वय विधि को दो भागों में बांटा गया, पहला है खंडान्वय, दूसरा है दंडान्वय। अब ये खंडान्वय विधि क्या है, इस बारे में जानिएगा। खंडान्वय विधि क्या है भाई? तो ये बहुत ही सरल विधि है, ठीक है ना। और इस विधि में क्या होता है, इस बात को जानिएगा। इस विधि में बेटा साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पद्य जो होता है, पद्य का मूल उद्देश्य सौंदर्यानुभूति होता है, पद्य का मूल उद्देश्य आनंदानुभूति होता है। तो इसमें यानी जो खंडान्वय विधि होती है, इसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न होते हैं, यानी छात्रों से साहित्य से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। कोई भी बात पढ़ा दी गई, कोई भी बात बता दी गई। जैसे मान लीजिए लिखा है कि ग्रीवा भंगाभिरामम, ये विज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। और मान लीजिए मेघदूतम का है कि मंद कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। तो यानी कि रस के बारे में बताना, छंद के बारे में बताना, उस साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछना, उस साहित्य का अवगाहन करा देना। यानी पद्य का मूल रूप सौंदर्यानुभूति है, रसानुभूति है। तो साहित्य का जो मर्म है, साहित्य की जो भावना है, साहित्य का जो भाव है, उस भाव के अनुसार प्रश्न पूछना, यानी साहित्यिक प्रश्न पूछना ही इसकी सबसे मूल विशेषता है। तो खंडान्वय विधि में क्या होता है कि पद्य का मूल स्वरूप जो उसका होता है, सौंदर्यानुभूति या आनंदानुभूति, वो बना रहता है और इसमें साहित्यिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरी विधि आ गई आपकी दंडान्वय विधि। अब विचार करने की बात तो ये हुई कि ये दंडान्वय विधि भैया का है, अई दंडान्वय विधि में होता क्या है। तो पूरी बात ये जानिएगा कि दंडान्वय विधि क्या है कि इसमें भी शिक्षक जो है एक एक बात का अन्वय करता जाता है। और ये विधि उच्चारण के लिए बड़ी उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि इसमें शिक्षक खुद और छात्रों के द्वारा समग्र श्लोक का या पाठ का उच्चारण करवाता है। तो इसमें उच्चारण संबंधी दोष इत्यादि जो विद्यार्थियों के होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक कमी है। इसकी कमी यह है कि जैसे श्लोक में कोई कठिन शब्द आ गया तो उसकी व्याकरणिक व्याख्या होती है। क्या होती है? व्याकरणिक व्याख्या होती है। और कहीं भी आप जानते हैं कि जहां पर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या प्राथमिक कक्षाओं में, तो
तो वो चीजें उचित नहीं होती। और यही दंडान्वय विधि को खंडान्वय विधि से कम साबित कर देती है। खंडान्वय विधि में साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और दंडान्वय विधि में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए खंडान्वय विधि श्रेष्ठ हो जाती है और दंडान्वय विधि गौड़ हो जाती है। लेकिन दंडान्वय विधि का भी लाभ ये है कि यहाँ पर छात्र जो है सक्रिय अवस्था में तो रहता है और वो जो है उच्चारण दोष इत्यादि से मुक्त हो जाता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अगली विधि यहाँ पर है गीत एवं नाट्य विधि। अब गीत एवं नाट्य विधि, तो जहां पर भी गीत की बात आती है और जहां पर नाट्य की बात आती है, दोनों जगह आनंद की बात आती है। यानी नाटक देखने या सुनने में भी आनंद आता है और गीत को भी सुनने या देखने में आनंद आता है। तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी बच्चा होगा, अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है, छोटी क्लास में जाना है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, गीत एवं नाट्य विधि का अनुकरण करेंगे। गीत एवं नाट्य विधि में क्या होता है कि ये क्लास को रुचिकर बना देता है, कक्षा को रुचिकर बना देता है और बच्चों का बड़ा मन लगता है। जब हम कभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी भी बच्चों को समझाते हैं, तो गीत के माध्यम से या नाटक के माध्यम से जब हम बच्चों को ये बात समझाते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये कहा गया है कि इसमें जो है जितने ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है उतना ज्यादा ही बालक समर्थ होता है। जैसे हमने गीत में सुनाया कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपतिम अखिलम मधुरम। अब बच्चे आनंद से पूर्ण हुए, अब वो भी पढ़ रहे हैं, क्या स्वर में बोलते हैं, लय सुर ताल में, क्या कि गुरुजी ने बोला है उसी को बोलना है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम। आनंद आया। जब आपको सुनने में आनंद आ रहा होगा तो सोचिए कि जब क्लास में बैठेंगे तो कितना आनंद आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो गीत एवं नाट्य विधि हमेशा छात्रों को क्रिएटिव रहती है। बच्चा कानों से सुनता है, मुंह से बोलता है, तो जितनी ज्यादा इंद्रियों का किसी भी कार्य करने में जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग होगा वो बात उतने अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मनोवैज्ञानिक ढंग से भी, यानी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी प्रामाणिक माना गया है। इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए सर्व उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी विधि हो जाती है? गीत एवं नाट्य विधि। चलिए, जो अगली विधि है ये कौन सी है? भाष्य विधि। अब यहां पर ये जान लीजिए कि भाष्य विधि क्या है। तो भाष्य विधि को जानने के पहले बेटा सबसे पहले हमें ये चीज जानना होगा कि भाष्य माने क्या होता है। तो एक बात ये जान लीजिए कि भाष्य विधि को व्यास विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास विधि भी कहा जाता है। भाष्य विधि का ही दूसरा नाम क्या है? व्यास विधि। क्या नाम है? भाष्य विधि का ही नाम दूसरा क्या है? व्यास विधि। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो वहां पर कोई ना कोई व्यास पीठ होता है और उस पर एक आचार्य बैठे होते हैं, वो बातों को समझाते हैं। तो यानी छोटी सी बात को लेकर किसी भी प्रसंग को लेकर उसकी विस्तृत एवं विधिवत व्याख्या कर देना, उसका विवेचन कर देना, उसकी इतनी सरल और सहज ढंग से व्याख्या कर देना कि सामान्य जनमानस के अंतर मन में वो बात अपने आप उतर जाए, उसी को व्यास विधि या भाष्य विधि कहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये बात जानते रहिएगा। अब अगली विधि आ जाती है आपकी तुलना विधि। तो पद्य शिक्षण में ये जो तुलना विधि है ये कैसा है, इसको बात को समझिएगा। मतलब इसमें ऐसा बात कहा गया है कि जैसे कोई भी श्लोक पढ़ाया गया है तो उस श्लोक से संबंधित, उस श्लोक में पढ़ाया गया जाने वाला जो विषय है उसी विषय से संबंधित दूसरे श्लोक को भी जोड़ करके पढ़ा देना तुलना विधि। जैसे कहा गया कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है।
दूसरी जगह कहा गया कि नारी धर्माणामाचरसी, नारी जो है वो धर्म का आचरण की स्थापना करती है, ठीक है ना। तो नारी जो विषय है, या कहा गया कि परोपकारस्य पुण्याय पापाय परपीडनम, ये संस्कृत में कहा गया। इसी को हिंदी में क्या कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब किसी भी श्लोक को, किसी भी मंत्र को किसी दूसरे श्लोक मंत्र से जो कि उसी विषय से संबंधित है जोड़कर पढ़ाना, दोनों में तुलना करके पढ़ाना, ही कौन सी विधि हो गई? तुलना विधि। बात समझ में आया? चलिए, लेकिन ये विधि भी किसके लिए उपयोगी है? तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बात जानते रहिएगा। अगली जो विधि आती है आपकी, वो कौन सी विधि है? तो अगली विधि है आपकी समीक्षा विधि। अब समीक्षा विधि में क्या होता है ये बात जान लीजिएगा, ठीक है ना। समीक्षा विधि का मतलब जो भी साहित्य आप पढ़ा रहे हैं उसकी समीक्षा करना। समीक्षा करने का मतलब क्या? कि उसका सूक्ष्म विवेचन करना। यानी जैसे कोई भी पद्य पढ़ाया गया तो उसमें किस रस का प्रयोग किया गया, किस छंद का प्रयोग किया गया, किस अलंकार का प्रयोग किया गया, किस गुण का प्रयोग किया गया, किस रीति का प्रयोग किया गया। मतलब जितने भी साहित्य के विधियां हैं, जितने भी साहित्य के नियम है, उन सारे नियमों से जोड़कर पढ़ाना। तो ये जान लीजिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए समीक्षा कब करेगा? जब व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जब वो साहित्य को समझने लगेगा, तब जाकर के समीक्षा करेगा। तो ये समीक्षा विधि, तुलना विधि, भाष्य विधि या व्यास विधि, ये अंत की तीनों विधियां, जो अंत की ये तीनों विधियां हैं, ये किसके लिए हैं? तो अंत की ये तीनों विधियां उच्च कक्षाओं के लिए हैं, भाष्य विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? गीत एवं नाट्य विधि। और एक बात जान लीजिएगा कि पद्य शिक्षण की सर्वाधिक लोकप्रिय, पद्य शिक्षण की सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई विधि है तो वो कौन सी है? खंडान्वय विधि है। और जो पहली विधि है वो कौन सी है? परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि का ही दूसरा नाम भाषानुवाद विधि या अर्थबोध विधि है। एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। परंपरागत विधि का मतलब यह है कि शिक्षक या छात्र के द्वारा पाठ को पढ़ करके, सबके साथ में पढ़ करके, समझ करके, यानी पाठ को पढ़ाते जाना, उसका अर्थ बताते जाना, और जो कठिन शब्द हैं उनका विशेष प्रकार से अर्थ बता देना ही परंपरागत विधि है। व्याख्या विधि क्या है? तो एक एक शब्द की व्याख्या करते चलना, ये व्याख्या विधि है। खंडान्वय विधि क्या है? कि एक एक शब्द का अन्वय करके उसे क्रम में लगा लेना और साहित्य से संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछते चलना, रसानुभूति कराते चलना, सौंदर्यानुभूति कराते चलना, ये खंडान्वय विधि है। दंडान्वय विधि में भी बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर व्याकरण से संबंधित होता है, इसीलिए खंडान्वय की अपेक्षा दंडान्वय को कम महत्व दिया जाता है। ये बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय गीत एवं नाट्य विधि है, यानी गा गा करके और नाटक के माध्यम से, शरीर के हाव भाव के माध्यम से, डायलेक्ट डिलीवरी में, मतलब बोलने में उतार चढ़ाव के माध्यम से बच्चों को समझाना, तो बच्चों के लिए यानी प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। भाष्य विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में साहित्यिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, यानी रस, छंद, अलंकार इत्यादि का। तुलना विधि का मतलब है कि श्लोकों को दूसरे श्लोकों से जोड़ करके पढ़ाना। और भाष्य विधि का मतलब है व्यास विधि, यानी कि किसी भी छोटी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में व्याख्यायित करना, ज्यादा से ज्यादा प्रसंगों इत्यादि से जोड़कर पढ़ाना ही व्यास विधि या भाष्य विधि है। तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा। और यही रहा पूरा का पूरा पद्य शिक्षण की विधियां। इसमें खंडान्वय पूछा जा सकता है, परंपरागत विधि पूछा जा सकता है, भाष्य विधि का दूसरा नाम व्यास विधि हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। और बच्चों के लिए सर्वोपयोगी विधि कौन है? तो गीत एवं नाट्य विधि है। समीच, रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग किस विधि में होता है? तो समीक्षा विधि में होता है। और इससे बाहर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, ये बात आप जानते रहिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। संस्कृत मार्तंड के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।